अमेरिकी राज्य जॉर्जिया में फोगल परमाणु बिजली प्लांट। हाल ही में इसने अपने तीसरे रिएक्टर को ग्रिड से जोड़ा है। चौथा रिएक्टर इस साल से काम करने लग जाएगा। ये अत्याधुनिक रिएक्टर हैं और अमेरिका में बने अपनी तरह के पहले भी। ये शक्तिशाली हैं, इतने कि 10 लाख घरों को बिजली मुहैया करा सकें और ये 6 दशक तक काम करने में सक्षम हैं। लेकिन इससे ग्राहकों पर बोझ पड़ेगा, क्योंकि इन पर आने वाली भारी लागत उपभोक्ताओं से ही वसूली जाएगी। अब तक इस प्रोजेक्ट पर 35 अरब यूरो लग चुके हैं, अनुमान के 2 गुने से भी ज्यादा। फोगल प्रोजेक्ट में देरी से बेतहाशा लागत बढ़ी है, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट में देरी आम बात है। 2022 में जिन 53 रिएक्टरों पर काम चल रहा था, उनमें से करीब आधे लटक गए। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में हैं। अमेरिका में 1960 के दशक से दाम बहुत बढ़ गए हैं। अध्ययन बताते हैं कि प्रोजेक्ट में देरी की एक वजह सख्त सुरक्षा नियम भी हैं, लेकिन प्रोजेक्ट्स के मानकीकरण की भी दिक्कतें हैं। तो फिर कई बड़े देश बड़ी बड़ी परमाणु योजनाएं क्यों बना रहे हैं? एक वजह यह है कि परमाणु ऊर्जा को जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इसमें कम कार्बन उत्सर्जन होता है, साथ ही सौर और पवन ऊर्जा से उलट इससे 24 घंटे बिजली मिल सकती है। परमाणु प्लांट लंबे समय तक चल सकते हैं और आमतौर पर इनका परिचालन स्थिर माना जाता है। परमाणु बिजली के दाम आगे चलकर घट सकते हैं। इस बीच प्राकृतिक गैस और कोयले के दामों को लेकर हालिया उथल-पुथल ने भी परमाणु बिजली को आकर्षक बनाया है। सवाल फिर वही, क्या इसकी लागत को कम किया जा सकता है? और फोगल दिखाता है कि ये सवाल बड़ा है, लेकिन इस उद्योग को एक नई उम्मीद मिली है। इस छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी SMR के रूप में ऐसे रिएक्टर से 300 मेगावाट से कम बिजली बनती है। वहीं माइक्रो रिएक्टर का उत्पादन 1 मेगावाट ही होता है, यानी फोगल के रिएक्टर से पैदा होने वाली बिजली का बहुत छोटा सा हिस्सा। अभी दुनिया भर में दर्जनों SMR और माइक्रो रिएक्टर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन्हें विकसित करने वाले कहते हैं कि इनसे फैक्ट्रियों को बिजली मिल सकती है, पावर ग्रिड में बिजली भेजी जा सकती है और बड़े शिप चलाए जा सकते हैं। इनके लिए वित्तीय संसाधन जुटाना भी आसान होगा। निवेशक भी इनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अमेरिकी कंपनी न्यू स्केल बीते साल स्टॉक मार्केट में उतरी। इसका YGR मॉड्यूल पारंपरिक प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का छोटा वर्जन है। अमेरिकी परमाणु नियामक पहले ही YGR के डिजाइन को मंजूरी दे चुके हैं। इस बीच वहां नए जलवायु कानून के तहत परमाणु ऊर्जा से पैदा होने वाली हर किलोवाट घंटा बिजली के हिसाब से टैक्स में छूट दी गई है। इससे मॉड्यूल की लागत में कमी आती है, लेकिन इसके लिए सरकार की मदद इतनी जरूरी है, तो फिर छोटी अर्थव्यवस्थाओं में ये कैसे चल पाएगा? जैसे कि अर्जेंटीना में, जहां बाहरी निवेश कम है और कर्ज का स्तर बहुत ऊंचा है। इसीलिए वो अपना नया रिएक्टर बनाने में चीन की मदद ले रहा है। चीन को उम्मीद है कि उसका हुआलोंग 1 मॉडल दुनिया के विकासशील देशों में उसके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करेगा। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि गरीब देश अन्य देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो रहे हैं। जैसे कि रूस तुर्की में एक प्रोजेक्ट को पूरी तरह फाइनेंस कर रहा है। देखिए, तुर्की में माना ये जाता है कि ये डील निर्भरता पैदा नहीं करती है, बल्कि ये आत्मनिर्भरता पैदा करती है। और इसके पीछे वजह ये है कि चूंकि आखिरकार पैसा रूस का लगा है, तो रूस इसमें लगे अपने पैसे को वापस पाने की कोशिश भी करेगा। लेकिन रूस और चीन दुनिया में परमाणु जरूरत को पूरा नहीं कर सकते। इसके लिए दुनिया भर में फंडिंग की बहुत कमी है। तो ऐसे में परमाणु ऊर्जा में पैसा लगाना सही फैसला है? ये निर्भर करेगा कि पैसे का ठीक से इस्तेमाल हो। प्रोजेक्ट खींचते हैं तो लागत बढ़ती चली जाती है। परमाणु प्लांट लंबा चलते हैं तो आने वाले समय में उनकी संख्या बढ़ सकती है। दूसरी तरफ जीवाश्म ईंधन के दाम भी बढ़ते जाएंगे। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर उम्मीद जगाते हैं, लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना जरूरी है। लागत भी अहम है। कुल मिलाकर परमाणु ऊर्जा की विश्वसनीयता और कम कार्बन फुटप्रिंट का मतलब है कि ग्राहक इसके लिए ज्यादा दाम भी दे सकते हैं, लेकिन इसे किफायती बनाया जाना बाकी है। बहुत से देश परमाणु ऊर्जा को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन निजी कंपनियां हों या फिर रूस या चीन जैसे देश, उन्हें इसकी कीमतें किफायती रखनी होंगी।